Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की, wherein we talk about JEE Mains 2025 January 28th के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के बारे में. So let's go. Let's start. Consider the following oxides V2O3, V2O4 and V2O5. Change in oxidation state of vanadium when amphoteric oxide reacts with acids to form VO4 plus is. ठीक है. NCERT में as it is है कि V2O5 is amphoteric. ठीक है. दो में थी acidic but amphoteric and it gives VO4 3- as well as VO2 plus salts. In vanadium there is a gradual change from basic to less basic to amphoteric. तो amphoteric जो है वो V2O5 है. अब V2O5 उसने बोला है से जब VO4 3- बनाए ना, VO4 पॉजिटिव बनाए, सॉरी, +5 से यहाँ पे जा रहा है +7 में, तो इसमें 2 का चेंज है, तो आंसर है 2. एज इट इज दिया हुआ था कि एम्फोटेरिक कौन सी है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर. यार यहाँ पे ये DNF ब्लॉक में ये भी गेम है कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे +7 में है. ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आउट ऑफ ऑल ऑफ 3, तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल गिव बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4. बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन लगा है, इसके साथ जो मर्जी चीज लगी हो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बन है, इसके साथ जो मर्जी चीज लगी हो, अगर इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है, मिनिमम 1, एक भी हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड ही देगा. तो ये देगा, ये जो कार्बन है ये CH3 है, इस पे 3 हाइड्रोजन है. ये जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी देगा, 2 हो गए. ये कार्बन जिस पे 2 मिथाइल लगे हैं पर इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, ये भी देगा. ये नहीं देगा, इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. ये कार्बन इसके साथ जो भी लगा है पर ये बेंजोइक एसिड ही देगा. ये कार्बन हाइड्रोजन है, 2 है यहाँ पे, तो ये बेंजोइक एसिड देगा. ये कार्बन जो है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा बेंजोइक एसिड, सिर्फ क्योंकि ये जुड़ा हुआ है और चीजों से भी, तो ये डबल COH इसका भी बनेगा, COH इसका भी बनेगा, तो ये बेंजोइक एसिड नहीं होगा. तो 1 2 3 4 5 ऐसे है जो बेंजोइक एसिड देंगे ऑन ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. O2 पैरामैग्नेटिक होता है ना. इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो याद है O2 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती है. 16 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक होता है. कैसे. σ1s, σ*1s, σ2s. मैं मुंह से बोल रही हूँ. σ*2s, फिर σ2pz पहले बढ़ता है, फिर π2px, π2py बढ़ते हैं, पाई स्टार सिग्मा स्टार, क्योंकि कोई 2s 2p मिक्सिंग नहीं है तो ऐसे बढ़ता है. तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16. तो ये जो पाई स्टार x और पाई स्टार y में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक है. अगर मैं 17 इलेक्ट्रॉन्स कर दूं तो 17वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, स्टिल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है. NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. देखो जो डायटोमिक स्पीशीज है वहां पे भी हम ऑड इवन लगा सकते हैं. डायटोमिक स्पीशीज में जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है, इवन वाली डायमैग्नेटिक होती है. बट B2 एंड O2 पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखे तो वो ट्रिक थी. NO2 में भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, पैरामैग्नेटिक होगी. CO कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो N2 जैसा उसका N2 के जैसा उसका बॉन्ड ऑर्डर वगैरह होता है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक होगी. NO NiNH3 2 पॉजिटिव में, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, VBT लगा रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा. 2 अनपेड दिखे, दिल ने कहा कि ओहो पैरामैग्नेटिक. नहीं, साथ में NH3 जुड़ा है. सोचना पहले. पर मैम NH3 तो एक पेयरिंग करेगा, बिल्कुल सही सोचो, करेगा ही नहीं. वो D2sp3 बना ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको दोनों डी खाली चाहिए, जो पॉसिबल है ही नहीं. तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया. जिन लोगों को लगा था कि पैरामैग्नेटिक है उन्होंने NH3 का ध्यान नहीं दिया था, देना चाहिए एक बार. और जिन्होंने अमोनिया का ध्यान दिया उन्होंने बोला मैम पेयरिंग होगी. मैंने कहा भाई पेयरिंग कराएगा क्यों वो NH3, 2 तो फिर भी खाली नहीं होंगे. तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, जिस वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा. कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D6 होगा.
1 2 3 4 5 6 D6 पर CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी तो ये भी पेयर, दो खाली मिल जाएंगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये डायमैग्नेटिक होगा। तो अभी तक पैरामैग्नेटिक O2 O2 माइनस NO2 NO NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव आया एंड NiCl4 2 माइनस। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। Cl- वीक लिगेंड है तो D8 जो है उसमें कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग वो करा ही नहीं पाएगा। 6 7 8 दो अनपेयर्ड यहाँ भी है तो बेटा ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। 1 2 3 4 5 6 लोग पैरामैग्नेटिक यहाँ पे है। तो यार इसका आंसर 6 होना चाहिए, ठीक है। बट मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं करी है। अगर ये O2 2 माइनस है, O2 2 माइनस होता तो डायमैग्नेटिक होता, O2 माइनस है तो पैरा है, तब आंसर 6 है। पर आई एम नॉट श्योर कि मेरे से कोई टाइपिंग एरर तो नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन बाद में चेक कर लेंगे। पर तुम्हें कंसेप्ट समझ आया कि देखना कैसे है। तो इसका आंसर 6 है अगर ये O2 माइनस है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर? पोलर के लिए नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होनी चाहिए। तो जो भी सिमेट्रिक निकलेंगे उसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 होगी। जैसे CH4sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिक है। CCl4sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक है। तो इनमें नेट डायपोल मोमेंट 0 होगी, इसलिए ना तो ये पोलर होगा ना तो ये पोलर होगा। CH2Cl2 में CHHClCl नेट डायपोल मोमेंट कहीं यहां होगी, ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये पोलर होगा। H2O बिल्कुल पोलर होगा बेटा, नेट डायपोल मोमेंट होगी। NH3 में भी नेट डायपोल मोमेंट होगी, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है जी। H2O2 की अगर मैं बात करूं, NH3 भी हो गया, H2O भी हो गया, CH2Cl2 भी हो गया। H2O2 की अगर मैं बात करूं तो आप प्लीज इसको ये ध्यान से जरूर देखना कि ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसको सिमेट्रिकल नहीं बनाता है, तो ये भी पोलर होगा। O2F2 भी सिमिलरली पोलर होगा, ये सब पोलर हैं, इसका आंसर डायरेक्टली आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ HGS PBS AgBr एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। KSP VSP दिया नहीं है इसमें, तो हमें लॉजिकली जाना पड़ेगा। लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब कंपेयर करना पड़ेगा। कौन आयनिक, कौन ज्यादा कोवेलेंट, परसेंटेज, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सब सोचना पड़ेगा। परसेंटेज नहीं निकालते, कोवेलेंट कैरेक्टर तो खैर क्वालिटेटिव एनालिसिस है फजान्स रूल से, तो उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सब में से सबसे ज्यादा आयनिक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में सबसे ज्यादा होगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा इन केसेस में, तो आंसर या तो ए है या तो सी है। बाकियों में सोचते हैं। AgBr PBS HGS, ठीक है। अगर मैं फजान्स रूल के अकॉर्डिंग भी सोचूं और अगर मैं KSP वैल्यूज अगर याद है तो बहुत बढ़िया, मुझे तो नहीं है। पर अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो मैं ये बोलूंगी कि यार AgBr में +1 -1 चार्ज है, PBS और HGS में +2 -2 वाला चार्ज है। तो Ag प्लस Br माइनस वाले केस में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, आयनिक कैरेक्टर कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पार होती है। जितना अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पार उतना कोवेलेंट कैरेक्टर, या जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर। ये लॉजिक लग जाएगा। अच्छा, तो मुझे लगेगा कि AgBr जो है वो इनके कंपैरेटिवली तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो इनके कंपैरिजन में लेस कोवेलेंट इन नेचर है। तो AgBr जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए यहीं से। HGS और PBS में कैसे कंपेयर करेंगे, फिर कटायनिक साइज के अकॉर्डिंग कंपेयर करना। आप लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो कि किस में लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, कटायनिक एनायनिक साइज के सिमिलैरिटी के बेसिस पे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें HCl डाला तो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स है, HCl अपने मन में तोड़ो, H+ और Cl- में हमारे पास रिएक्टेंट है ये। आई थिंक मैंने सही बनाया है, इसमें एक CH3 और लगाना है। किधर गया क्वेश्चन? हाँ ठीक है, रिएक्टेंट ये है, इसमें डाला है H+ Cl-। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, H+ लेके आएंगे, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएंगे। मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बेटा ये बेंजीन रिंग से जुड़े वाला कार्बन होगा, ये बन जाएगा। उसके बाद, अरे भाई गलत क्वेश्चन पे आ जाती हूँ बार बार।
तो ये कार्बोकेटाइन पे फिर Cl माइनस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा कुछ ये प्रोडक्ट। ठीक है जी। उसके बाद इस पे AgCN डालेंगे। कितना क्वेश्चन आया है भाई AgCN का, पहले भी देखा था पिछले पेपरों में भी, और इस शिफ्ट 1 में भी AgCN आया, यहाँ पे भी AgCN आया। तो एक KCN AgCN वाली गेम इनमें भी उतनी जरूरी है जितनी बोर्ड में बोलते हैं। तो यहाँ पे NC वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, तो इस कार्बन पे Cl लगा था, इसी पे आके NC लग जाएगा। आंसर है ए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सबशेल्स। फॉलोइंग सबशेल्स में हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही है, तो हम N+L रूल लगाएंगे। N+L जिसका छोटा वो वाले की एनर्जी कम। लॉजिक याद दिला रही हूं, ठीक है। अगर N+L सेम आया तो फिर N छोटा जिसका होगा उसकी एनर्जी कम होगी। ऐसे सोचते हैं। सबसे पहले तो N+L ही देखना है। 1s में N की वैल्यू होगी 1, L की वैल्यू होगी 0, होगा बेटा। तो 1s के केस में 1 आ जाएगी वैल्यू N+S। 2s के केस में N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, 2 + 0 2 आ जाएगा। 3p के केस में N की वैल्यू 3, P सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1, सम करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3d के लिए N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, 3 + 2 करेंगे 5। वही तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, N+L से ही आ गया। तो 1s की एनर्जी कम, फिर 2s की, फिर 3p की, फिर 3d की। जिस ऑर्डर में लिखा है वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम of atomic number z. Dependence of frequency of rotation of electron in the nth principal quantum number is proportional to। अच्छा जी, देखते हैं। देखो भाई कैसे सोचेंगे। मुझे पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी इस केस में मैं लिखूंगी 2πr/t, और फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। ठीक है, तो यहाँ पे 1/t इज इक्वल टू v/2πr आ रहा है। यहां तक पहुंच गई मैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले तक पहुंच गई मैं। v जो होता है, v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, z/n के। और r जो होता है वो होता है r0 इंटू n²/z। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/z के। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा कि फ्रीक्वेंसी विच इज 1/t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n अपॉन नीचे वाला इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। दैट इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर z²/n³। तो ये आ जाएगा B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज येलो इन कलर। क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस की बातें हो रही हैं यहाँ पे। CDS जो होता है वो येलो कलर का होता है। लेड क्रोमेट येलो कलर का होता है। जिंक सल्फाइड कोल्ड है, वाइट कलर का होगा। ये भी ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक होता है। तो A और E आ जाएंगे। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखो सेम ही पेपर में N+L रूल लगा रहे हैं और सेम ही पेपर में N रूल लगा रहे हैं। भाई N देखना है, जिसका N छोटा, हाइड्रोजन की बात हो रही है, जिसका N छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका N बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। N सेम तो एनर्जी सेम। अब 1s की एनर्जी कम होगी 2s से, और 2s और 2p की सेम होगी कि दोनों का N सेम है। 3s और 3p की सेम होगी। आंसर अच्छा ऑर्डर है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है। 1s की 2s से कम होगी, पर 2s और 2p की इक्वल होगी क्योंकि N सेम है। 1s की 2s से कम होगी, सही बात है। 2s की 3s से कम होगी, सही बात है। 3s की 4s से कम होगी, सही बात है। N का ऑर्डर है ये वाली चीज गलत हो गई। इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए थी, इन दोनों की भी इक्वल होनी चाहिए थी। तो B और C जो है वो सही दिया हुआ है, मतलब आंसर है C भी तो सही दिया है। आंसर A है भाई। नेक्स्ट, ओके। ओ ये मेरे से ये भी गलती हो सकती है कि पेपर में कुछ और हो, मैंने टाइप कुछ और किया हो। मतलब अगर ये इक्वल वीकल है तो फिर B and C नहीं होएगा। समझो ना तुम, वो तो मेरे को, ये तो मेमोरी बेस्ड पेपर था ना,
तो मेरे को जो क्वेश्चंस मिले हो सकता है उसमें ये लेस देन हो, पर जो एक्चुअल क्वेश्चन उसमें कहीं इक्वल टू हो, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। पर मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है, मैंने जो मार्क करा है वो बी एंड सी है उसके अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स डी पाई बॉन्ड। अच्छा, कि डी पाई भी बना पाए, मतलब उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक हाइड्राइड है सबके मुकाबले। ग्रुप 15 वो नाइट्रोजन फैमिली, तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ भी देखनी है एंड डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। तो अमोनिया तो हट गया गेम से, हटो यहाँ से। उसके बाद डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, वो हमें पता है, और फॉस्फोरस जो है वो भी डी पाई बॉन्ड कर सकता है। तो आंसर आ जाएगा इसका बी। डायरेक्ट लॉजिक लगना था। अरे 13th क्वेश्चन का है, अच्छा यही मार्क गलत किया होगा, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट कन्वर्जन है एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज देता है, गैलेक्टोज तो नहीं देता, ग्लूकोज देता है। केन शुगर गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सही बात है, सुक्रोज होता है ना वो। मिल्क शुगर मतलब लैक्टोज, लैक्टोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है, सही बात। इसी पेपर में, एक सेकेंड, इसी पेपर में ये क्वेश्चन भी है, माल्टोस लैक्टोस अमाइलोपेक्टिन सुक्रोज। तो तुम्हें इसी क्वेश्चन में बायोमोलिक्यूल से ये पूछा कि भाई तुझे ये पता है ना कि वो तोड़ के क्या बनेंगे, और फिर तुम्हें तुझसे ये भी पूछा कि भाई जो तूने तोड़ के बनाए हैं उनकी बॉन्डिंग कर रहा है, तो वो अल्फा बॉन्ड बन रहा है या वो बीटा वाले C1 C3 C1 सॉरी C1 C4 जो भी बन रहे हैं, या C1 6 C6 बॉन्ड है, और वो अल्फा है या वो बीटा है। वाह, सेम ही कॉन्सेप्ट से दो क्वेश्चन बन गए, एक ही पेपर में दे दिए। एनीवे, तो मैं कौन से क्वेश्चन पे थी अभी? हाँ जी, ठीक है। मिल्क शुगर गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है जी। अमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें सिर्फ ग्लूकोज निकलता है, अभी आएगा इसका अगला पार्ट। अमाइलोस ओनली ग्लूकोज, ये सही है। तो इसका आंसर क्या है? बी, सी एंड ई। आंसर है बी। अभी दिखाती हूँ नेक्स्ट ही। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट, द प्योरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सॉलिड को हीट किया वेपर, वेपर को कूल किया सॉलिड। प्योरिफिकेशन मेथड क्या है? सॉलिड से वेपर जा रहा है, डायरेक्ट सब्लिमेशन आंसर है यार। पहले इम्प्योर सॉलिड लिया, उसको हीट किया, तो जो वेपर्स बने वो प्योर, फिर उन वेपर्स को कूल किया तो दोबारा जो सॉलिड मिला वो प्योर सॉलिड ना। तो प्योरिफिकेशन तो हुआ है, लेकिन सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड का गेम है, तो सॉलिड से वेपर करके इम्प्योर से प्योर की तरफ जा रहे हैं, तो सब्लिमेशन प्रोसेस है ना। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, द वॉल्यूम बिकम्स 1/3, तो रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या होगा? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर 1 रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर some constant which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient, but इस case में it is equal because it is an elementary reaction. Since it is an elementary reaction, तो ये चीज equal है। अब A plus B gives C plus D. When the volume becomes 1/3, R is equal to K into number of moles of A upon V raised to the power 1, number of moles of B upon V. सही लिख रही हूँ? raised to the power 1 है ना, ठीक है। आर डैश नया रेट होगा जब वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगी, V/3, देखते रहना, V/3, ठीक है जी। तो आर डैश इज इक्वल टू के इंटू NA/V, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, रेज टू द पावर 1 है तो 3 लिखूंगी, ठीक है। NB/V, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ध्यान से देखना, K इंटू NA/V इंटू NB/V, ये R के इक्वल है, तो R डैश इज इक्वल टू R इंटू 3 दैट इज R डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स R। तो अगर वॉल्यूम 1/3 हो जाएगी तो रेट जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा।
नेक्स्ट केस में हमें सिर्फ ये करना था कि हमें सबकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी थी। तो COF6 3- है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कोबाल्ट +3 में होता है D6। अच्छे से करें क्या इसको? चलो थोड़ा नीट भी पढ़ाना ही चाहिए, सही चीज़ होती है। रुको पेज डालने दो भाई इसमें। हाँ जी, कोबाल्ट F6 3- है, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा ये, x +6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 कर देंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। इसका मतलब है कोबाल्ट D6 है, 3D जो है उसमें 3D D6 1 2 3 4 5 6 D6 बना दिया मैंने ये, ठीक है। अब ये वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग तो नहीं करा पाएगा इस जन्म में, इसलिए ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देगा, बाहर के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें फिर F- जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो ये sp3d2 है, तो A का 1 हो गया, A का 1 हो गया, तो आंसर या तो A है या तो C है, बाकी उड़ा दो। नेक्स्ट CONH3 होल 6, ये अरे ये कैसी बातें हैं भाई, सेम सेम कॉम्प्लेक्सेस कैसे दे सकते हैं? अभी कहाँ था ये क्वेश्चन? ये रहा, अच्छा वो निकल था, सिमिलर दिया था। नहीं लेकिन COCN6 होल 3- जो है इसमें भी कोबाल्ट +3 में है, सिमिलर सा ही तो दिया है, बस अगला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिया। समझो मैं क्या कह रही हूँ? सुनो सुनो, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट +3 में D6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, कोबाल्ट 3+ के लिए तो पानी भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये तो फिर भी एक्वा ना होके अमीन लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी, ये 2 D खाली हो जाएंगे, तो ये D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो B का 2 है, A का 1 B का 2, अभी भी A और C में कंपटीशन चल रहा है। NiCl4 2-, क्या भैया कॉम्प्लेक्स भी नहीं चेंज कर रहे क्या सेम पेपर में? आलस, आलस की सीमा पार कर दी। निकल +2 में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग करा सकता है क्या? DsP2 तो ये नहीं बन सकता क्योंकि क्लोरीन जो है वो क्लोरिडो पेयरिंग नहीं करा सकता, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है sp3, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। और अगर ये Cn- होगा बेटा तो ये पेयरिंग करा देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। जो मैं भी बोल रही थी, ये माल्टोज जो है, ये लैक्टोस अमाइलोपेक्टिन और सुक्रोज की बात हो रही है, तो देख लेते हैं। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है किसके बीच में? C1C2 लिंकेज होती है। आ जाओ भैया सुक्रोज पे आ जाते हैं वापस से। सुक्रोज में C1C2 होती है, तो C1 का अल्फा जो है वो C2 के बीटा से लिंक्ड होता है, C1 अल्फा C2 बीटा होती है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिंकेजेस की बात है, अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा लिंकेज होती है और C1C4 की लिंकेज होती है, तो C1C4 अल्फा लिंकेज है। यहाँ पे C1 अल्फा था और C2 बीटा है सुक्रोज में। माल्टोस पूछा है, लैक्टोस पूछा है क्या? सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस और अमाइलोपेक्टिन। लैक्टोस की बात करें तो C1C4 ही होता है लैक्टोस में, लेकिन बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज होता है, तो C1 बीटा C4 बीटा लैक्टोस में, C1 बीटा C4 बीटा लैक्टोस में। और लास्ट था अमाइलोपेक्टिन, मैंने अमाइलोस भी दिखा दिया कि तुम्हें याद आ जाएगी, अल्फा लिंक था C1C4 अमाइलोस में, और अमाइलोपेक्टिन में जो है वो C1C6 लिंकेज होती है, ब्रांचिंग होती थी ना उसमें,
तो C1 अल्फा C6 अल्फा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ना 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 ना, ये सब तो मास की बात करते थे, एटॉमिक नंबर की बात तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग आई थी, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भाव दिया गया था। मेंडलीव तक तो सब लोग मास की बात करते थे, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। लॉथर मेयर तो मेंडलीव जैसा ही गेम खेल रहा था, याद है ये क्या करता था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास को प्लॉट करता था। हमने बोलता ये बेचारा इसलिए आ गया मेंडलीव से क्योंकि उसने टेबल बना दिया तो हमारी जिंदगी आसान कर दी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, लोगों को लगा था इतनी मेहनत नहीं करेंगे, टैबुलर फॉर्म बेटर है, तो ये इसलिए हार गया था। लेकिन ये भी एटॉमिक मास की बात करता था, नंबर की नहीं करता था, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से। तो आंसर है ए। बाय पासिंग करंट इन 600 ml of NaCl solution, the pH increases to 12. Aqueous NaCl solution लिया है। Find the current if electrolysis occurs for 10 minutes. Assume 100% efficiency. Solution में NaCl है और पानी है। NaCl टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस पानी। अब पानी इन दोनों से compete करने के केपेबल है। एट एनोड जहां ऑक्सीडेशन होनी है वहां या तो क्लोराइड आयन जाके इलेक्ट्रॉन छोड़े या तो पानी जाए और ऑक्सीडाइज होए, लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम है, इसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा ही हमने पढ़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये दे देगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एट कैथोड भी कंपीट करने वाले लोग हैं, पर क्योंकि पानी की टेंडेंसी ज़्यादा है टू गेट रिड्यूस सोडियम के मुकाबले, तो इस वजह से वो जीतता है। H2O गिव्स, रिड्यूस होना है, कैसे तोड़ोगे इसको अपने मन में, H प्लस प्लस OH माइनस में, राइट। तो ये दे देगा हाफ H2 जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस OH माइनस, और क्योंकि फाइनल सोल्यूशन में OH माइनस बनता है इसलिए pH बढ़ता चला जाता है, जो यहाँ पे लिखा भी है कि pH इंक्रीजेस टू 12। तो मतलब ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ जाएगी। अगर बेटा pH 12 है, ध्यान से सुनो, तो POH कितना हो जाएगा 14 माइनस 12, PKW माइनस PH 2 हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10 की पावर माइनस 2 मोलर। ये बन रहा है 10 की पावर माइनस 2 मोलर। ठीक है जी। फाइंड द करंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अकर्स फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए हो रही है, मेरे को करंट निकालना है। 600 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन लिया मैंने। अब कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 मोलर है, अपन को एक और चीज दी है कि भाई वॉल्यूम 600 ml ली है। ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 मोलर है, वॉल्यूम 600 ml है। अपन मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, पर वॉल्यूम लीटर में हो तो वही सही होएगा, इंटू 600 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। अब वापस रिएक्शन पे आओ, ध्यान से देखो, अगर मेरा 1 मोल OH माइनस आयन बनना था तो 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा था, पर मैंने तो यहाँ पे कितने मोल OH माइनस बनाए, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स OH माइनस आयन को बनने के लिए इतने ही मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 96500 कूलम, 1 फैरेडे। तो इतने मोल्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज आ गया बेटा। टोटल चार्ज कितना लगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। क्या हमें टाइम दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना 10 मिनट। तो करंट कितना आ जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, पर 10 मिनट को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, सेकेंड्स में, मिनट इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 965 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज 0.96 विच इज 1, अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पेयर करंट आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गए क्वेश्चंस जितने मुझे मिले, आई हैव डन ऑल, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पेपर विच इज़ 29 वाले के। आज वाले पेपर को डिस्कस करेंगे कल, दोनों शिफ्ट्स को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। अगर कर लिया तो और उसे करा दो।
बाय।